हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में बात करते हैं दोस्तों हम लोग अलग अलग तरह की रेट्स के बारे में। जनरली हमारे देश में हमें कितनी प्रकार की रेट्स देखने को मिलती हैं? टोटल कितनी है? 5। और इनको इशू कौन कर सकता है? हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। ठीक है, हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। टू हैव द बॉडी ऑफ इसका मतलब समझते हैं हम आराम से। ठीक है, ये सारी की सारी लैटिन टर्म्स हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरी, क्यो वारंटो। ठीक है, प्रोहिबिशन तो एक इंग्लिश टर्म होती है, प्रतिबंध लगाना, किसी के ऊपर पाबंदी लगाना, हम समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये जो रिट्स हैं अलग अलग प्रकार की, अलग से भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। एक रिट को पकड़कर एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये एक ऑर्डर होता है। ये आपको पता है सारे के सारे रिट्स ऑर्डर ही होते हैं। तो हेबियस कॉर्पस भी एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट इशू करता है। ठीक है, एक पर्सन को जिसने दूसरे पर्सन को बंदी बनाकर रखा हुआ है, अरेस्ट कर कर रखा हुआ है कि तुम ना इसको प्रोड्यूस करो हमारे सामने। कोर्ट उसके बाद ये देखता है कि इसको किन कारणों से डिटेन करा गया था, अरेस्ट करा गया था, और इसको डिटेन जो करा गया, इसकी जो डिटेंशन हुई, उस बात में कितना दम था लीगली। अगर कोर्ट को लगता है कि इलीगल तरीके से इस पर्सन की डिटेंशन करी गई थी तो वो डिटेन्ड पर्सन को फ्री कर सकता है। ये पावर भी इमीडिएटली। ठीक है, अगर डिटेंशन लगता है कोर्ट को कि इलीगल तरीके से करी गई है। ये कुछ नहीं होता है। आपको पता है, आपको एक चीज पता होगी, अरेस्टेड पर्सन, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसे कितने घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? कितने घंटों के अंदर? 24 आवर्स। तो मजिस्ट्रेट इसका मतलब क्या मांग रहा है? 24 आवर्स के अंदर उस पर्सन को मेरे सामने पेश करो। मतलब क्या मांग रहा है वो? टू हैव द बॉडी ऑफ। क्योंकि अगर ये चीज ना हो तो अर्पित, आप तो समझ सकते हो फिर तो, जैसे कि हमें केसेस देखने को मिलते थे पास्ट में, जब ये चीज बहुत ज्यादा संज्ञान में नहीं थी, कि बिहार के या यूपी के थानों में 20-20 साल तक लोगों को रखा हुआ है, छोटे छोटे केसेस के लिए पकड़ा गया, उनका शोषण हो रहा है, और ये भी नहीं पता है पर्सन को, घर वालों को, कि कहां पर बंद है, कौन से थाने में बंद है। ऐसे भी केसेस हुए हैं। ये जो रिट है ना, ये एक प्रकार से अंबुजा सीमेंट की दीवार है। बोलवर्क का मतलब होता है काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, कि उसको कोई जबरदस्ती अरेस्ट ना कर सके। क्योंकि अगर अरेस्ट करा ना, अगर अरेस्ट कौन करेगा? जनरली पुलिस। तो उनको 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। अगर उससे ज्यादा वो लेट हुए तो उनकी नौकरी पर खतरा है और उनकी जान पर भी खतरा है। फिर उसके बाद जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, ये इशू करी जा सकती है अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। जो रिट है ऑन द अदर हैंड, ये तब इशू नहीं करी जाती है जहां पर डिटेंशन लॉफुल हो। अब टेरेस को पकड़ कर लाए अर्पित, है ना? तो यहां पर यह नहीं है कि अगर पुलिस अगर उससे इंक्वायरी कर रही है, या फिर अगर वो रॉ की निगरानी में है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, तो वो अपना टाइम ले सकते हैं। ठीक है, वो डिटेंशन तो लॉफुल हुई कि नहीं हुई, बताओ जरा, है ना? दूसरा केस, उस केसेस के अंदर ये हेबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं करी जाएगी जहां पर प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। पर्सन ने लेजिस्लेचर या कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया। ये जानते हो ना आप, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? बदतमीजी करना, मतलब कोर्ट के अंदर या फिर लेजिस्लेचर के अंदर, है ना? जज आया, आप खड़े नहीं हुए, आप बदतमीजी कर रहे हो, तू तड़ाक कर रहे हो, आर्ग्यू करे जा रहे हो, आप वहां पर उठापटक कर रहे हो, आपने किसी को मार दिया, कुर्सियां उठा उठा कर फेंक दी, इसको कंटेम्प्ट माना जाता है। यानी कि आपने बदनामी करी है। ठीक है, तो प्रोसीडिंग जो है इस फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, अगर इसकी ही प्रोसीडिंग हो रही है तो ऐसे डिटेंशन को लॉफुल माना जाएगा। अगर डिटेंशन जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इशू करा है, जैसे कोर्ट कभी कभार पुलिस कभी कभार कोर्ट से परमिशन मांगती है ना, कि हम इसके क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन करना चाहते हैं इस पर्सन से, रिमांड बढ़ा दो,
और हम कुछ दिनों तक करना चाहते हैं सवाल जवाब इनसे, तो अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इशू करा है ना, तो फिर उसको बार बार हर 24 घंटे के बाद लाने की जरूरत नहीं है कोर्ट के सामने। एक बार कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है, डिटेंशन अगर कोर्ट ने करी है कि अरेस्ट दीस, जजेस वगैरह इशू नहीं करते कि ऑर्डर ऐसा, या फिर सामने पुलिस को बोलते नहीं अरेस्ट हिम, है ना। और ये तब इशू नहीं करा जा सकता अगर डिटेंशन जो है इट इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है ना, तो ये फिर इशू नहीं करा जा सकता। अभी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं अभी दूसरी रिट्स को। क्या ये पहली वाली रिट, पहला वाला ऑर्डर समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं है, सिंपली बस हमें अरेस्टेड पर्सन को अगर उसको इलीगली या लीगली कैसे भी करा गया उसको हमें प्रोड्यूस करना है सामने, ये देखने के लिए कि वो अपनी सुनवाई दे सके कि उसे किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट करा गया था, उसके कॉज क्या थे, और इस डिटेंशन में लीगैलिटी क्या थी, क्या सही ग्राउंड्स पे करा गया अरेस्ट या फिर इलीगल ग्राउंड्स पे, बताओ। यहां पर कोई भी दिक्कत? बॉडी नहीं मिला तो मतलब तुम सोच समझ के बोल लो, बोलना क्या चाहते हो। अगर बॉडी, अगर कोर्ट ने बोला फिर भी मतलब वो पर्सन को प्रेजेंट नहीं कर पाई पुलिस, अगर वो करके, तो वो कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा और कोर्ट को बोलेगा कि इंस्पेक्शन करो, छानबीन करो और वो उसको लेकर आओ कैसे भी करके, क्योंकि जिसको जहाँ रखा गया है मार के वूर के या कैसे भी करके, तो वो पता होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, घर वाले आएंगे या उन्होंने कंप्लेंट करी होगी कोर्ट वगैरह में, तो कोर्ट इशू करेगा और पुलिस को फिर उस जब कोर्ट का प्रेशर होगा, कोर्ट का डंडा बजेगा, तो वो तो है ही। और यहाँ पर कोर्ट भी तो देख लो ना, कौन से कोर्ट है यहाँ पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्या पुलिस क्या मतलब आराम आराम से छानबीन करेगी क्या फिर क्या? और मैं ये अर्पित एक चीज तो जानते हो ना कि पुलिस अगर अपने पे आए तो वो जमीन से गड़ा हुआ मुर्दा भी निकाल लेते हैं जिंदा होकर, नहीं? अगर अपने पे आए तो हर चीज जानती है ना पुलिस ऐसे तो। और यहाँ पर जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डंडा बजेगा तो पुलिस वाले ये कहेंगे 1 साल का टाइम दे दो, 2 साल का टाइम दे दो, हम आराम से दूर दूर कर लाते हैं। ये चीज है। अरे डेड बॉडी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये भगवान बंगालन। नहीं नहीं, टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब है कि आपको सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ये चीज है। यू शुड बी प्रेजेंटेड। मर गया कोई, डेड बॉडी जाती है कोर्ट में कभी? इसकी डेड बॉडी दिखाओ, या हाँ उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, लिविंग बीइंग की बात हो रही है। और यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन की बात हो रही है। भाई डेड बॉडी को अरेस्ट करा जाता है कभी? कौन सी कंट्री में ऐसा अर्पित हो रहा है? अरेस्टेड पर्सन मतलब काइंड ऑफ उसका समझ, मेरी बात सुनोगे? तुम बोल लो या मैं बोल लूँ? मेरी बात सुनो कि अगर वो पर्सन अरेस्ट है, अब मैं समझ गया कि पुलिस कस्टडी के अंदर वो मौत हो गई उसकी, या फिर पुलिस वालों ने किसी एक महिला का रेप करके उसको मार दिया, ये कहना चाह रहे हो? कोई भी मतलब है, मतलब वो पुलिस डिटेंशन में ही मर गया, मतलब ऐसा कहते हैं हम, ठीक है। तब भी मतलब जो कोर्ट है वो ऑर्डर इशू करेगा। यहां पर इसका सिर्फ मतलब है हेबियस कॉर्पस, लेकिन उसका ये ऑर्डर इशू करेगा। क्यों? अगर ये ऑर्डर इशू नहीं होता तो ये अखबारों में केस कैसे आते हैं कि पुलिस डिटेंशन में मतलब अपराधी मर गया, है ना, और उसके बाद सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, नौकरी तक जाने की बात हो जाती है और जेल भी हो सकती है उनको। तो जिन लोगों ने उसको डिटेन करा था ना, सौगंधा, तो उन्हीं के खिलाफ केस बनता है, उन्हीं के खिलाफ फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर उन्हीं के खिलाफ कोर्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि इन पर्सन पे केस बनाकर इनको जेल भेजो। समझ गए? ये चीज है। पक्का दिक्कत क्लियर? पूछ लो अगर फिर से कुछ पूछना किसी को तो। बात करते हैं दूसरे रेट की दोस्तों, मैंडेमस। इसका मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ये कमांड है, ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है विच इज इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। कोर्ट इसको इशू करता है, ऑब्वियसली बात है कोर्ट ही करेगा, सारी रेट्स हैं तो इसमें तो कोई पहली लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कोर्ट इशू करता है, एक ऑर्डर इशू करा जाता है, मान लो किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ। पब्लिक ऑफिशियल कोई भी हो सकता है। आप कल को डीएसपी एसडीएम बन गए, आपके खिलाफ ही मैंडेमस इशू कर दिया कोर्ट ने, क्या बोलेगा इसमें आपको कोर्ट? मान लो आप एमपीपीएससी आपने क्लियर करा अब इसमें, और इंदौर हाई कोर्ट की बेंच का एक मैंडेमस आया आपके लिए, ठीक है, सुबह सुबह,
दैट ऑर्डर विल आस्क यू टू परफॉर्म योर ऑफिशियल ड्यूटीज, जिसको आप फेल कर गए या रिफ्यूज कर दिया आपने परफॉर्म करने से, किसी ने पक्का आपकी कंप्लेंट करी होगी बिजनेस का मतलब, है ना। तो ये किसी के भी खिलाफ इशू हो सकता है, अगेंस्ट अ पब्लिक बॉडी, अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन। एक छोटा कोड जो, अब यहां पर इंफीरियर कोड की डेफिनेशन क्या है, मिनिमम से मिनिमम शाइनी, इस मैंडेमस को इशू करने की दम कौन रखता है, मिनिमम से मिनिमम लोअर लेवल का कोड कौन है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट कौन, उनके लिए, कि जैसे मतलब मान लो एक पर्सन ये कह रहा है, अब आपको पता ना जब तक लोअर कोर्ट डिटरमाइन ना करे तब तक हम हाई कोर्ट ऐसे ही नहीं जा सकते एकदम से। अब लोअर कोर्ट के अंदर अर्पित मान लो कि पर्सन त्रस्त आ गया है, 8 साल से तारीख चलती चली जा रही है, और पर्सन उसके बाद हाई कोर्ट चला गया, या लोअर कोर्ट ने मतलब मान लो कि कुछ ऐसा मतलब जजमेंट पास करी है, वो पास करी जो कि इररेशनल इमोरल साउंड कर रहा है, तो हाई कोर्ट्स फटकार लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं कभी कभार कोर्ट्स की, लोअर कोर्ट्स की, बताओ। और सुप्रीम कोर्ट कभी कभार हाई कोर्ट्स की फटकार लगाता है, हाई कोर्ट को फटकार लगाता है कि नहीं लगाता है। कभी कभार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस को ऑल्टर कर देता है कि नहीं कर देता है। आप लोगों को एक इशू पता है, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल चला था ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज करने से रिलेटेड, कि वो थर्ड जेंडर है कि नहीं है, बहुत नौटंकी चली थी कि नहीं चली थी, कभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हाँ, कभी हाई कोर्ट बोल रहा नहीं है, कभी वो बोल रहे हैं फिर से हैं। फाइनली क्या सेटल हुआ कि ट्रांसजेंडर विल बी ट्रीटेड लाइक थर्ड जेंडर, ठीक है। तो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, किसी ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट फॉर द पर्पस, ठीक है, किसी एक पर्पस के लिए। जो रिट है मैंडेमस की, वो कब इशू नहीं करी जा सकती, इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, आपके घर पे नहीं आ सकता। मैंने आपको इसमें जब एग्जांपल दिया आपका, तो मैंने आपको क्या बोला, आप या तो मध्य प्रदेश में क्या हो, एसडीएम हो या डीएसपी हो। मैंने ये तो नहीं बोला आप घर पे बैठ के चाय पी रहे हो, आप अथॉरिटी हो कोई ना कोई, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ ये चीज वो नहीं करी जाती। अच्छा एक बताओ, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब क्या, मान लो मैंने किसी दिन लेक्चर नहीं लिया, मैंने बोला मेरी तबीयत खराब है या मुझे कहीं जाना है या फिर आज मेरा मन नहीं है, तो शाइनी आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में लेक्चर नहीं ले रहा, मेरा लेक्चर नहीं ले रहे मेरे 3 दिन हो गए, क्यों, बिकॉज आई एम अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, ठीक है। तो शाइनी हमारा जो कोर्स है वो कैसा है, रेट फ्री कोर्स, ठीक है। दुखी क्यों लग रहे हो शाइनी, मैं छुट्टी नहीं कर रहा। हाँ बताओ सौगंधा क्या कह रहे हो। हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, देखो ऊपर, हाँ बिल्कुल समझ के, समझ, कॉर्पोरेशन में हो सकता है। आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, वही कह रहे हो ना, कॉल सेंटर वगैरह में, हाँ वो हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, डैट बॉडी या जो वो बिल्डिंग है ना, इट शुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, तब बस सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद द रिट ऑफ मैंडेमस कैनॉट बी इशूड टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिसकी स्टैट्यूटरी फोर्स ना हो। आप किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं जैसे विभाग है कोई भी है, चाहे वो प्राइवेट बॉडी के अंदर कोई विभाग है, सरकारी विभाग है, ठीक है, जब तक वहां पर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है ना, कोई कानून क्या, कोई फोर्स जो है जो लगे उनके ऑर्डर पर, जब तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं है ना, तो आप किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को जबरदस्ती एनफोर्स करवाने के लिए आप मैंडेमस का जो रेट है वो इशू नहीं करवा सकते उसके खिलाफ। यार मान लो कि कल को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल ये बात कर रहा है, मान लो अर्पित, कि अटेम्प्ट जो है यूपीएससी में 6 से बढ़ाकर 8 कर देनी चाहिए, 10 कर देनी चाहिए, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम तक बात आई और बात हुई और उसने मीडिया के सामने आकर बोला भी, ठीक है, उस डिपार्टमेंट वगैरह में, लेकिन आप इसको एनफोर्स करवाने के लिए ना मैंडेमस की रेट इशू नहीं करवा सकते किसी कोर्ट के पास अगर कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अब समझ में आया, क्योंकि ये तो सरकारी निर्णय है ना, इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग थोड़ी ना है, ये तो डिसीजन है, सोच विचार चल रहा है किसी एक चीज पर, ठीक है। उसके बाद जब किसी भी अथॉरिटी की ड्यूटी जो है ना वो डिस्क्रिशनरी हो और मैंडेटरी ना हो ना, तो आप ये काम नहीं कर सकते।
जैसे मतलब मान लो कोई एक प्राइवेट फंड है, उसने उसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि इस फंड से, पब्लिक फंड है सॉरी, इससे बोला कि हम इतना पैसा सड़क निर्माण में या इन योजनाओं में यूज करेंगे। जनता से लिए हुए चंदे से वो फंड बनाया गया। अब वो डिस्क्रिशनरी है ना, कोई मैंडेटरी थोड़ी ना है कि उसको खर्च करना ही करना है, बताओ। किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करवाने के लिए आप मैंडेमस इशू नहीं करवा सकते। ये ऑब्लिगेशन एनफोर्स होना ही चाहिए। इस डेट तक आपको पैसे मिल जाने थे, इस डेट तक ये हो जाना था। अब आप कहोगे यार ये तो गलत चीज नहीं है, हम लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं, रिट्स की बात कर रहे हैं। इसमें कोई अगर आपका मान लो आपसे किसी ने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं इतनी इतनी तारीख को तुम्हें चेक दे दूंगा, आपने वो चेक लगाया और वो बाउंस हो गया, या फिर आपको अपने पैसे नहीं मिले, या किसी ने आपको मतलब जो भी बोल रखा था कि इतनी इतनी चीजें वो ट्रांसफर कर देगा पैसे वगैरह, उतना नहीं हो पाया, वो दूसरे केस के अंदर आ जाता है। ये कोई रिट्स थोड़ी ना है। आप हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जाकर थोड़ी ना बोलोगे कि उसने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करे। समझने की कोशिश करो यहां पर, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये चीज ये बता रहा है हमें कि रिट्स कब कब इशू नहीं करा जा सकता, नहीं, ठीक है। इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नर्स, एंड इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, जो कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में प्रेजेंटली एक्ट कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि इससे नुकसान क्या है इसमें, फिर वो फ्री माइंड से काम नहीं कर सकेंगे, हर कोई रेट लगाता रहेगा, है ना। अब प्रेसिडेंट देश से बाहर निकले यात्रा पे 3 दिन को, ठीक है, बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, अब बिस्मिल ने रेट लगा दी कि टैक्स पेयर्स के पैसे पे घूम रहे हैं, मतलब वो करके, इनके बाप का पैसा थोड़ी ना है। तो ये चीज अलाउड नहीं है ना, कि बिस्मिल सिर्फ आपकी वजह से थोड़ी ना आ जाएंगे छोड़ छोड़ कर। उसके बाद ये चीज समझ में आई मैंडेमस? हाँ बताओ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, पब्लिक बॉडी, बोला तो मैंने बीच में एक एग्जांपल बोला ना, डीएसपी एसडीएम में कोई भी हो, मतलब वो। और ये देखो ना, पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ इशू करी जा सकती है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को अच्छे से करे। हाँ बताओ इसमें, बोलो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर वो अपनी ड्यूटी भूल गया हो ना, वो अच्छे से नहीं कर रहा हो, तो कोर्ट इसको रिमाइंड करवा देगा अच्छी तरीके से ड्यूटी, और अगर फिर भी वो करने को ना माने तो वर्दी उतार के नंगा कर देगा कोर्ट उसे। ये है ये मेंडेमस। जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, देखो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह के अंदर, वो मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, उसकी कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, वो तो अंदरूनी मामला है ना एक तरीके से, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। हाँ अगर कोई लेकिन डिपार्टमेंटल या जो गवर्नमेंट बॉडीज हो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि लागू करनी ही चाहिए, तो फिर तभी इशू हो सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। ओके, सुगंधा क्लियर, आगे बढ़े। तीसरा रेट है प्रोहिबिशन, इट मीन्स टू फॉरबिड। ध्यान से सुनना, ये जो रिट है ये इशू करा जाता है किसी हायर कोर्ट के द्वारा टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ताकि उसको ये बताया जाए लोअर कोर्ट को, देखो तुम अपनी पावर की सीमाओं से, मर्यादाओं से ज्यादा उछल उछल कर डिसीजंस मत करो, तुम्हारी तशरीफ मार ली जाएगी, वरना तुम अपनी जुरिस्डिक्शन को सरपास कर रहे हो, यू आर यूसर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि ये वाली लाइन सर जी समझाओ कि इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। यानी कि यहां पर बात वही है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं इसे किसी भी लोअर कोर्ट्स प्लस ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट कि, और कब इशू करा जा सकता है, यहां पर एक कंडीशन ये है कि अगर वो अपनी पावर जो है, जो जुरिस्डिक्शन है उनके पास, अगर उसको वो ब्रीच कर रहे हैं, उसकी लक्ष्मण रेखा को वो पार कर रहे हैं, तब।
तो अनलाइक मैंडेमस, जो कि बोला जाता है कि एक पब्लिक अथॉरिटी को, एक ऑफिशियल को ऐसे ऐसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, सौगंधा, है ना। मैंडेमस डायरेक्ट करता है कि आपकी एक्टिविटी ये आपकी ड्यूटी है ना। प्रोहिबिशन आपको ये बताता है ये चीज तुम्हारे दायरे में नहीं आती, स्टॉप योर एक्टिविटी एंड बिकम इनएक्टिव। ठीक है यार, मान लो इसमें एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप एसडीएम हो, और आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाइनी मान लो कोई एक फंक्शन आयोजित करवाया जिससे एनवायरनमेंट को काफी हार्म हो गया, और आपकी वजह से, उस फंक्शन की वजह से कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि आसपास के जंगल वगैरह, पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा, कई सारे जंगल और एनिमल्स वगैरह जल गए। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया एक। क्या इस केस के अंदर एनजीटी आपको फांसी की सजा दे सकता है, या फिर आपकी वर्दी छीन सकता है, पोस्ट छीन सकता है? क्या आपको, एक होता है देखो प्रमोशन, एक होता है डिमोशन, आपका डिमोशन कर सकता है कि आपको मतलब वापस किसी लोअर रैंक पे भेज दिया गया? ये एनजीटी के पास पावर है क्या? अगर वो ऐसा करे ना, लेकिन फिर भी शाइनी के खिलाफ, तो सौगंधा, शाइनी जाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और वो प्रोहिबिशन इशू करवाएगी एनजीटी के खिलाफ। अब बात समझ में आई? ठीक है, जो रिट है ना प्रोहिबिशन की, इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ एप्लीकेबल नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ एप्लीकेबल नहीं है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के खिलाफ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका काम आप कैसे रोक दोगे? और वो अगर जुरिस्डिक्शन से अगर अपनी बाहर गए हैं, ठीक है, पहली बात तो ये है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, जो लीगल बॉडीज हैं, जो प्राइवेट अथॉरिटीज और बॉडीज हैं, ये पहली बात तो किसी एक पर्सन के खिलाफ या किसी, या कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेते जहां पर ये अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि यहां पर तो कोर्ट के पास एक पावर होती है ना, कि अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा है, अगर वहां से पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई भी ऐसा बिल पास होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को लांघ रहा है, तो यहां पर तो कोर्ट के पास ऑलरेडी एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा कोर्ट, है ना। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नल एंड वॉइड, राइट। लेकिन यहां पर हम ऊपर कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं रिट्स की पावर। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बार बार बोला है इस टॉपिक के अंदर, रिमाइंड करवा, आप अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि आप रिट्स पढ़ रहे हो, यहां पर नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं पढ़ रहे हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही करा जा सकता है इशू। ओके, आगे बढ़े। मतलब ये एक बड़े कोर्ट के द्वारा ही, देखो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल जिनके पास पावर नहीं है, अभी मैंने शाइनी का एग्जांपल दिया था अभी आपको एनजीटी वाला, उनके पास पावर नहीं है कि उसकी वो कुर्सी छीन ले, पोस्ट छीन ले, उसका डिमोशन कर दे। अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं, शाइनी जा सकती है हायर कोर्ट। नहीं नहीं नहीं, मैटर नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स को ये बोलते हैं। यहाँ पर अगर उनके सामने केस आया ना कि जो लोअर कोर्ट से ट्राइब्यूनल्स ने कोई भी ऐसे मुद्दे पर डिसीजन दे दिया है जो कि उनकी पावर के अंतर्गत आता ही नहीं है, उन्होंने उस पावर की मर्यादा को एक्सीड कर दिया है, उनके पास वो राइट ही नहीं था उस पर डिसीजन लेने का, उसकी सुनवाई करने का, लेकिन फिर भी कर दिया, तब ये इशू करा जा सकता है। ओके, इसलिए यहां पर ये वाली चीज लिखी गई है कि इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लीगल बॉडीज और प्राइवेट पर्सन और बॉडीज, क्योंकि इनके लिए ये चीज इशू करने के लिए जैसे लीगल बॉडीज हैं, अब उन्होंने कोई भी ऐसी चीज अगर अपनी जो उनके पावर में नहीं आती है और ऐसा कुछ एक चीज पास कर दी, तो यहां पर तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके आराम से कोर्ट जो है उसको खारिज कर सकते हैं ना। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज।
समझा नहीं, फिर से बोलना क्या कह रहे हो। नहीं देखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर के दायरे बिल्कुल इक्वली ही हैं। ऐसी कोई पावर मतलब बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट कभी भी कोई ऐसी पावर को जैसे कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है जिसपे मतलब, जबकि हाई कोर्ट के पास अभी हमने देखा पावर एक दो ज्यादा ही है सुप्रीम कोर्ट से इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज के लिए रिट वगैरह को इशू करना। यहां पर सिर्फ बात मैंने देखो ऊपर लिख भी दिया है, इसमें आंखों से देखो, आंखों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स को बोल सकते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, काफी लोगों के मन में ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या हायर कोर्ट को भी समझा सकता है। देखो वो कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई पावर के जो सुप्रीम कोर्ट के पास ना हो कि वो क्या कहते हैं ब्रीच कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब समझाए ये वाली बात बैठकर, ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। क्योंकि लोअर कोर्ट्स लेकिन उछलने के लिए और ट्राइब्यूनल जो है वो अपनी मर्यादा को लांघने के लिए वो कर सकते हैं जरूर, है ना, ये चीज है। आगे बात करें, सबको क्लियर है बताओ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ ही है ना ये डेट हमारा, फोर्थ सर्शरेरी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। ऐसा क्यों बोला हुआ है समझते हैं इसको। ये इशू करा जा सकता है बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, सेम चीज है जैसे वो, यहां तक तो सेम ही है। प्रोहिबिशन में जैसे हमने पढ़ा था, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। क्या बोलने के लिए सर्शरेरी क्या होता है कि आपके आपके कोर्ट में, जैसे मतलब मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को। सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ये बोला या किसी ट्राइब्यूनल को ये बोला, आपके पास जो भी केस पेंडिंग चल रहा है या नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग चल रहे हैं ना, आप उसे हमारी तरफ ट्रांसफर कर दो, बहुत टाइम आ गया हो गया है, हम जान गए आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। या फिर आपने जो भी एक पर्टिकुलर केस में ऑर्डर जो दिया था ना, आप उसे क्वैश कर दो, स्क्वैश कर दो उस ऑर्डर को, हम फ्रेश ऑर्डर जारी करेंगे। सिमिलरली कोई केस हाई कोर्ट के पास अटका हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास मंगा सकता है। यहां पर क्या एक हायर अथॉरिटी क्या बोल रही है, ये मुझे दिखाओ। जैसे मतलब मान लो मैंने यहां पर अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर किसी को एडमिन बनाया, स्टूडेंट्स उससे डाउट पूछ रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा वो डाउट, तो मैं ये बोलूंगा कि आप मत देखो, डायरेक्टली मेरे पास ट्रांसफर कर दो वरना स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो सकता है। अब चीज क्लियर हुई है। लेकिन ये कब बोलूंगा मैं, ये सर्शरेरी होगा क्यों, मतलब ये केस जो है एक हायर लेवल के कोर्ट ने लोअर कोर्ट से क्यों मंगवा लिया, क्यों खिंचवा लिया अपने पास, बिकॉज इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। अगर हायर कोर्ट को यह लगता है कि जो उससे नीचे का जो लोअर कोर्ट है उसने अपनी पावर की सीमाओं को भंग कर दिया है, या उसकी जुरिसडिक्शन थी नहीं इसके खिलाफ सुनवाई करने की, या फिर उसका जो ऑर्डर है ना उसके ऑर्डर की वजह से कानूनी मर्यादा भंग हो गई है, ये वही वाली बात है। देखो हमने यहां पर भी ये वही एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन की ही बात करी थी, है ना, कि वो अपनी दायरे से बाहर निकलकर अगर कोई जो ट्राइब्यूनल या जो लोअर कोर्ट है वो कोई सुनवाई करता है ना, तो प्रोहिबिशन उसके खिलाफ इशू करी जा सकती है। यहां तक तो ये बात ठीक है। तो आप कहोगे फिर डिफरेंस ही क्या हुआ प्रोहिबिशन और उसमें, यहां तक तो पूरी बातें 100% सेम लग रही हैं। तो देखते हैं, अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सर्शरेरी बस इतना डिफरेंस होता है कि संवैधानिक भाषा के अंदर इसको प्रिवेंटिव भी कहा गया है एज वेल एज क्यूरेटिव भी कहा गया है। प्रोविजन के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोविजन के अंदर हम लोग एक लोअर कोर्ट को यह समझा रहे थे या लोअर ट्राइब्यूनल को यह समझा रहा था एक हायर जुडिशरी, कि तुम
तुम्हारे पास पावर नहीं है ये चीज पर्टिकुलरली इशू करने की या ये ऑर्डर इशू करने की, ठीक है। डिसीजन जो है उसको खारिज कर दो, ये बोल रहा था ना रिट में कोर्ट प्रोहिबिशन के कंटेक्स्ट में। लेकिन यहां पर सर्शरी के कंटेक्स्ट में हुआ क्या, कोर्ट ने लोअर कोर्ट को यह बताया, हायर कोर्ट ने एक लोअर कोर्ट को यह बताया कि तुम इस डिसीजन को खारिज कर दो, तुम सर्टिफाइड नहीं हो इस चीज के लिए, ये चीज तुम्हारी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है। लेकिन अपने पास लेने के बाद उस केस को हायर कोर्ट चलाएगा, उस केस को फिर आगे। ऊपर वाले केस के अंदर आप क्या देखा आपने, प्रोहिबिशन के अंदर एक हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को कोई भी एक चीज इशू करी, एक ऑर्डर इशू करा कि ये चीज तुम्हारी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर रही है, और उसको बोल देता है कि तुम इस चीज के ऊपर कोई भी एक्टिविटी ना करो, देयर शुड बी टोटल इनएक्टिविटी ऑन दिस, क्योंकि ये चीज तुम्हारे दायरे के अंदर नहीं आती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या पर्सन को कैसे इंसाफ मिल गया क्या, वो केस तो फिर उसका बंद ही हो गया। लेकिन यहां पर सर्शियरी के अंदर क्या होता है, हायर कोर्ट ने जब वो केस अपने पास बुलाया, जब उसको लगता है कि उस लोअर कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं थी उसको सुनने की, हमारे पास है पावर, तो हायर कोर्ट उसे सुनेगा, उस केस को फिर आगे बरकरार रखेगा। अब समझ में आए कि कैसे अलग है प्रोहिबिशन से। इसलिए इसको अगर ये सिर्फ प्रिवेंटिव होता ना तो ये प्रोहिबिशन होता, लेकिन प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेटिव ये कि मतलब फर्दर सुनवाई उस पर होगी, वो अटकी नहीं है। पहले क्या होता था, जो रिट है ना सर्शियरी की, वो सिर्फ इशू करी जा सकती थी अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के द्वारा ही, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा नहीं करी जा सकती थी। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा दैट सर्शियरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो कि इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट कर रहा हो। प्रोहिबिशन की तरह सर्शियरी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट बॉडीज और इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू नहीं करा जा सकता। ये नेचर इसका सिमिलर है, प्रोहिबिशन से मिलता जुलता। समझ में आया, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर जब हायर कोर्ट अपने पास केस को खींच लेगा लोअर कोर्ट से, तो उस पर सुनवाई करेगा वो, जो कि प्रोहिबिशन के अंदर नहीं होती थी। प्रोहिबिशन के अंदर टाल दिया गया उसको लोअर कोर्ट को ये बोल दिया गया तुम्हारे पास पावर ही नहीं है सुनने की, इसके बाद कोई बात ही नहीं होती उस पर। ज्यादा बेटर क्या हुआ, प्रोहिबिशन के सर्शियरी दोनों सेम है, बस एक ही डिफरेंस है। क्या तो ज्यादा बेटर क्या लगा आपको, सर्शियरी, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबको, बताओ टिपिकल तो नहीं है अर्पित। आगे बढ़े, शाइनी क्लियर है ना, सौगंधा, मिसबा क्लियर है, सारी चीजें समझ आ रही है मिसबा। देखो जो जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं उनके पास कंप्लीटली कोर्ट वाली पावर्स होती हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज वो होती है जिनके पास 50% लॉ मेकिंग पावर होती है और 50% जुडिशियल पावर्स होती है, उनको क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। डोंट वरी सौगंधा, डोंट वरी एट ऑल। टाइप्स ऑफ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, लीगल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल, ये सारी चीजें, ये हमारी बुक है जो पॉलिटी की है, मैं आपको यही चीज गवर्नेंस के अंदर पढ़वाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वो सारा का सारा, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब ये होता है कि कंप्लीट तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट जैसी कुछ पावर्स अगर किसी बॉडी के पास हो तो उसको क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। यानी कि अगर आप उस बॉडी के खिलाफ कुछ डिसीजन या ऑर्डर अगर पास कर सको कुछ अमाउंट में, कुछ एस्पेक्ट में, चाहे सिविल मैटर्स में चाहे क्रिमिनल मैटर्स में, देन द नेचर ऑफ दैट बॉडी इज क्वासी जुडिशियल। क्वासी का मतलब होता है 50%, कंप्लीटली जुडिशियल नहीं। अगर कंप्लीटली जुडिशियल होता तो कोर्ट बन जाता, वो तो कोर्ट बन जाता, कोर्ट नहीं है यहां पर। और ये वाली अथॉरिटी किसके पास होती है, जल्दी बताओ। क्वासी जुडिशियल को हमारे देश में क्या कहा जाता है, एक जनरल नाम, जल्दी बताओ, ट्राइब्यूनल्स। और इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है, जल्दी बताओ शाइनी, क्या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या एक प्रोएक्टिव बॉडी है, क्या प्रोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल। क्या ये फीस एंड फाइन्स लगाती है? इतनी एक्टिव है सौगंधा, कुछ साल पहले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रामदेव बाबा जो हैं उन्होंने आयोजित करवाया था। एनजीटी ने 5 करोड़ का फाइन लगाया था मोदी जी के खिलाफ और रामदेव बाबा के खिलाफ, और उनको वो भरना पड़ा था।
पावर जान रहे हो इनकी इस चीज से? बताओ, छोटी मोटी बात है ये? हाँ। अब जैसे वही है ना कि अगर ये किसी की बैंड बजाते हैं तो फिर शाइनी डिबेट उठती है ना कि इनकी पावर को कम कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, काफ़ी प्रोएक्टिव बॉडी है। ओके, फिर बात करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा अर्पित कि हमारे घरों में जैसे बात चलती है पापा के टाइम पर कि इलेक्शन कमीशन इतनी प्रोएक्टिव बॉडी नहीं थी, लेकिन जिस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन, नाम सुना होगा आपने उनका, उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए थे। उसके बाद से ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, चुनाव आयोग, इसको बहुत पावर मिल गई और एक काफी एक मतलब प्रोएक्टिव लेवल की बॉडी पर इमर्ज हुआ है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं सोचता मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कह रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं वैसे ही जनरली। ट्राइब्यूनल जनरली आर कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल बॉडी सोचता, ठीक है, कि कोर्ट के कुछ कुछ पावर, जैसे एनवायरमेंट को उन्होंने हार्म करा, अब ये एनवायरमेंट के ऊपर ही ट्राइब्यूनल है तो उन्होंने फाइन लगाया जैसे कोर्ट लगाता है। तो अब ये ऑर्डर करना जारी कि पीएम भी आए थे शो में, और जो भी गंदा हुआ पर्यावरण वगैरह रामदेव बाबा की संस्था को और इनको ये पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो अब ये बॉडी इसका मतलब पावरफुल तो है ना, कोर्ट वाले अगर कुछ कुछ ऑर्डर जारी कर सक रही है पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बताओ। ठीक है, अगले पे बढ़े। क्यों वारंट हो? इन लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा काम कोई एक बॉडी ऑफ पर्सन या एक इंडिविजुअल जो कर रहा है, तो क्या उसको अथॉरिटी है इस चीज की? क्या लीगल बैकिंग है उसके पास ये वाला काम करने की? तो ये इशू करा जाता है कोर्ट के द्वारा इस चीज पर इंक्वायरी करने के लिए इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ये जो रिट है ये प्रिवेंट करती है कि कोई भी जो पर्सन है अगर वो किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा है तो वो इलीगली ना बैठा हो। इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं देता हूं। लबासना का जब फाउंडेशन कोर्स वहां पर स्टार्ट होता है, अभी तक ऐसे हमारे देश में 3 से 4 केसेस ऐसे आ चुके हैं। एक बारी क्या हुआ था, एक पर्सन वहां पर पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स से ट्रेनिंग लेने के बाद आईपीएस बनता बनता वो घूमा रहा, और 8 साल के बाद वो पकड़ा गया कि उसने ना कभी लबासना से ट्रेनिंग करी है, ना उसने कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया था, और वो आईपीएस बन के घूम रहा था 8 साल तक। ऐसी एक लड़की भी एक बारी पकड़ी गई थी, उसने आइडेंटिटी कार्ड बनवाया और 2 से ढाई महीने तक वो लबासना में थी। ठीक है, जो हिमालयन ट्रैक होता है, भारत दर्शन होता है, सब कुछ कर कर आ गई। बाद में पता लगा कि उसने कभी यूपीएससी दिया ही नहीं था। क्या इन अथॉरिटीज के खिलाफ, इस पब्लिक ऑफिस के खिलाफ जो पर्सन है जो इलीगल वो कर रहा है, मान लो कि अगर पर्सन आईपीएस अपने आप को क्लेम कर रहा है भी नहीं, ठीक है, इलीगल तरीके से वो उस पर बैठा हुआ इस गद्दी पर, लीगैलिटी नहीं है उसकी उस क्लेम की जो वो क्लेम कर रहा है कि हम आईपीएस हैं या आईआरएस हैं, क्या को क्यों वारंट इशू करा जा सकता है? द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर, जिसको किसी एक कानून की मदद से या संविधान की मदद से क्रिएट करा गया हो। ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ इशू नहीं करा जा सकता। अनलाइक द अदर 4 रिट्स, this can be sought by any interested person and not necessarily by an aggrieved person। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप मतलब मान लो उसके उस पब्लिक ऑफिस को इलीगली होल्ड करने की वजह से आप पर कोई भी संकट नहीं है, आपका कुछ नहीं जा रहा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरली जो एग्रीड पर्सन होता है वही तो जाता है ना कोर्ट कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करवाओ, है ना। यहां पर मान लो कि जो पर्सन उस कुर्सी पर बैठा है जिसके लिए वो हकदार भी नहीं है, उसके बैठने या बैठने से आपको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। दिस कैन बी सॉल्व बाय एनी इंटरेस्टेड पार्टी, एनी इंटरेस्टेड पर्सन। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो इस इलीगल ऑफिस पर बैठा हुआ, जो इसका हकदार नहीं है, उसने कुछ ऐसा निर्णय कर दिया हो कि आपके मौलिक अधिकार जो हैं उसका उल्लंघन हो गया। जरूरी नहीं है ये वाला केस हो, किसी और के राइट्स उल्लंघन ना हो जाए, इसके कुर्सी पर बैठने की वजह से
करप्शन ना हो जाए, इस चीज को संज्ञान में लेते हुए आप इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट फिर इससे लीगैलिटी ऑफ क्लेम मांगेगा। और कभी कभार ये भी चीज हो सकती है, आप सोचो कि एक तो ये तो मैंने एग्जांपल जनरली दे दिया, लेकिन क्यों वारंटी के अंदर ये भी होता है, एक तो ये पर्सन क्लेम कर रहा है, दूसरा कभी कभार अपनी जो ड्यूटीज एंड फंक्शंस है ना उसके बियॉन्ड जाकर वो पर्सन काम कर रहा है, यानी कि वो पर्सन आईपीएस है, रियल में आईपीएस है। क्या आईपीएस किसी को ये बोल सकता है अर्पित कि तुम ये काम करो वरना मैं तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा? ऑब्वियस ही बात है नहीं। क्या ये चीज लीगल है? मतलब बताना जरा, क्या फांसी पे टंगा सकता है कोई आईपीएस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी को, कलेक्टर? अंधाधुंध गोली मार सकते हैं क्या शाइनी? ये चीज है। नहीं, अंधाधुंध कह रहा हूं मैं, मतलब मैं कैसे किसी पे भी गुस्सा इधर आवे मार दी गोली, ये कोई भी कर सकता है, पीएम कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है? नहीं। क्या आपको ये सारी की सारी रेट्स आर्टिकल 32 और 226 बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आ गए? ओके, तो हाँ बताओ बताओ। सब्सटेंशियल पब्लिक ऑफिस मतलब वो पब्लिक ऑफिस के अंदर दम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई भी आकर बैठ जाए बिना किसी एग्जाम या जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। आपने एग्जाम निकाला नहीं है भाई, आईपीएस बनकर घूम रहे हो, उस ऑफिस को अगर क्रिएट करा गया किसी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, मतलब वो करके, तो ऐसा आप एक बार बताना। आप एक और बात बता देता हूं मैं इसको, अर्पित इसको ऐसा मान लेते हैं, एक पर्सन है अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर ये कहता हुआ फिर रहा है कि मैं विधायक हूं झारखंड में इस इधर इधर के एरिया का, और वो दिल्ली में घूम रहा है। तो हो सकता है जिस तरीके से वो शोशाबाजी दिखा रहा है, फेक लोग उसके साथ, हो सकता है वो पुलिस यूनिफॉर्म में उतर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कई लोग मान भी जाए, होगा कोई एमएलए भाई शायद से वहां का, है ना, मान जाएंगे। गाड़ियां आ रही है, मान लो कि वो पर्सन के पास बहुत सारी सुमो, वैगनार, ये सब, मतलब बहुत अनगिनत गाड़ियां, मतलब मान लो कॉलेस है, फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है, 8 गाड़ी आगे 8 गाड़ी पीछे, और वर्दीधारी सारे के सारे लोग लगा रखे हैं उसने, और सारा सब कुछ फेक है। लेकिन जब वो गाड़ी से उतरेगा और अगर वो चिल्ला रहा है किसी के ऊपर, थप्पड़ मार रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, क्या उसके पब्लिक ऑफिस को वैलिड नहीं मानेंगे लोग? बताना शायनी जरा। लेकिन किसी को भनक लग गई कि नहीं है वहां का एमएलए वगैरह, अब उसने कुछ नहीं करा इस पर्सन का, उसने कुछ भी नहीं करा इस पर्सन का, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एग्रीड पर्सन हो, मतलब इसके एमएलए होने या ना होने से किसी भी पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मौलिक अधिकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एनी इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो इसको इशू करवा सकता है कोर्ट जाकर इस रेट को कि सर जी रोकिए, ये तो बेफालतू का, मतलब एक शोशाबाजी के चक्कर में फिरता हुआ घूम रहा है और कितनों का बेड़ा गर्क कर देगा अपने इस टाइटल की वजह से। ये चीज़ है। मिस बात समझ में आया? सब्सटेंशियल पब्लिक ऑफिस का मतलब ऐसा ऑफिस आप होल्ड करके नहीं रख सकते हो। अब मान लो शाइनी अपने 2 पैक मारे, तीसरा पैक, चौथा पैक, 5वें पैक में शाइनी कह रही है खड़े होकर बालकनी से, मी डोनाल्ड ट्रंप, तो बताओ शाइनी, अच्छी चीज है ये? बस ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये वाला फंडामेंटल राइट भी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ। थैंक यू वेरी मच।